Very great morning, dear students. Today we are going to discuss blueprint question of lesson force and laws of motion. So, dear students, let's discuss these question one by one. बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following has more inertia? फर्स्ट पार्ट है a rubber ball and a stone of the same size. देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए इनर्शिया होता क्या है. इनर्शिया इज द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. इनर्शिया इज द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. बॉडी की क्या है, इनेबिलिटी है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है. ठीक है कि नहीं. देखो कोई भी मैं एक टेबल है, एक चेयर है, आप उसको इजीली से हटा सकते हैं, लेकिन जैसे कोई आपको कह दीजिए किसी बाइक को पुश कर दो आप, तो आप बाइक को पुश नहीं कर पाएंगे. क्यों? मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया. जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा. ठीक है कि नहीं. एक छोटा सा पत्थर है, उसको आप आसानी से उठा सकते हैं, हिला सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रॉक है, उसको आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी क्या है, ज्यादा है. तो हमारे पास आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर आपने देने हैं, आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि मोर विल बी द मास, मोर विल बी इनर्शिया. जो चीज जितनी ज्यादा हैवी होगी, जिसका मास जितना ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा. सो फर्स्ट पार्ट में है ए रबड़ बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज. देखो रबड़ की बॉल है और उतने ही साइज का एक पत्थर है, तो दोनों में से मास किसका ज्यादा है. ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो भी स्टोन है उसका मास कैसा है, रबड़ बॉल से ज्यादा है, तो स्टोन हैज द मोर इनर्शिया. देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, ए रबड़ बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज. मैंने आपको एक चीज बताई बेटा, भी मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया. जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा. सो फ्रॉम हियर ए स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन ए रबड़ बॉल ऑफ द सेम साइज बिकॉज इट हैज मोर मास देन ए रबड़ बॉल ऑफ द सेम साइज. सेकंड है बाइसिकल एंड ए ट्रेन. अंडरस्टूड सी बात है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, तो ट्रेन का इनर्शिया यहाँ पे ज्यादा होगा. आफ्टर देन ए 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन. एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 1 रुपए का सिक्का है. किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, 5 रुपए के सिक्के का ज्यादा होगा. क्यों? उसका मास ज्यादा है. तो सेकंड में ए ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन ए बाइसिकल बिकॉज इट हैज मोर मास देन ए बाइसिकल. सी पार्ट में ए 5 रुपी कॉइन हैज मोर इनर्शिया देन ए 1 रुपी कॉइन बिकॉज इट हैज मोर मास देन 1 रुपी कॉइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस. ये जो नीचे एग्जांपल दिया है, आपने इसमें ये बताना है कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो कितनी बार चेंज हुई है. ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम. एक फुटबॉल का प्लेयर है, वो फुटबॉल को किक करता है किसकी तरफ, अपनी टीम के दूसरे प्लेयर की तरफ. हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल. जो गोल कीपर है वो फुटबॉल को कलेक्ट करेगा एंड किक्स इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, और वो फुटबॉल को किक करेगा अपनी टीम के प्लेयर की तरफ. आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस. देखो ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल, एक फुटबॉल का प्लेयर है, फुटबॉल को किक कर रहा है टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, अपनी टीम के दूसरे प्लेयर की तरफ. और वो प्लेयर है वो किक करता है फुटबॉल को किसकी तरफ, गोल की तरफ. जो गोलकीपर है अपोजिट टीम का, वो फुटबॉल को कलेक्ट कर लेता है और फुटबॉल को फिर किक करता है, वो अपनी टीम के प्लेयर की तरफ करता है. आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस. द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, इसका आंसर है देखो, द वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल चेंजेस फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम कब चेंज होगी, मैंने फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज
टीम, जब फुटबॉल का प्लेयर जो है वो किक करता है फुटबॉल को अपनी टीम के दूसरे प्लेयर की तरफ, द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन दिस केस इज द किक अप्लाइड बाय द प्लेयर। साथ में ये भी तो पूछा ना कि आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन दिस केस इज द किक अप्लाइड बाय द प्लेयर। सेकंड, इसकी वेलोसिटी कब चेंज होगी? द वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल चेंजेस फॉर द सेकंड टाइम व्हेन अनदर प्लेयर ऑफ द सेम टीम किक्स द फुटबॉल टुवर्ड द गोल। दूसरी बार वेलोसिटी बेटा तब चेंज होगी जब प्लेयर जो है उसी टीम का फुटबॉल को किक करता है किसकी तरफ? गोल की तरफ। फिर द फोर्स इज सप्लाइड बाय द किक ऑफ द अनदर प्लेयर। थर्ड है, द वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल चेंज फॉर द थर्ड टाइम व्हेन द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। तीसरी बार कब चेंज होगी? जब गोल कीपर जो है दूसरी टीम का वो फुटबॉल को क्या कर लेता है? कलेक्ट कर लेता है, मीन फुटबॉल को रोक लेता है, वो स्टॉप कर लेता है वो फुटबॉल को। इन दिस केस द फोर्स इज अप्लाइड बाय द हैंड्स ऑफ द गोलकीपर। नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल चेंजेस फॉर द फोर्थ टाइम व्हेन द गोलकीपर किक्स द स्टेशनरी फुटबॉल टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। चौथी बार कब चेंज होगी? देखो जो गोलकीपर था उसने बॉल को कलेक्ट कर लिया, रेस्ट में ले लिया था उसने, फिर वो नेक्स्ट टाइम जब उसको किक करता है वो किसकी तरफ? अपनी टीम के प्लेयर की तरफ। द फोर्स इज सप्लाइड बाय द किक ऑफ द गोलकीपर, thus the velocity of the football changes 4 times. फिर से देखिए, the velocity of the football changes for the fourth time. fourth time में कब चेंज होगी? when the goalkeeper kicks the stationary football towards the player of his own team. गोलकीपर जो है फुटबॉल को किक करेगा किसकी तरफ? अपनी टीम के प्लेयर की तरफ। Here the force is supplied by the kick of the goalkeeper. तो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? तो गोलकीपर की किक है। Thus the velocity of the football changes 4 times. नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी हम पेड़ की टहनियों को जोर जोर से हिलाते हैं तो पत्ते जो हैं वो उसमें से नीचे गिर जाते हैं। सम अदर लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री, कि कुछ पत्ते जो हैं वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। इफ बी विगोरसली, अब हम जोर जोर से जब उसकी टहनियों को हिलाते हैं। देखो बेटा, व्हेनेवर वी शेक्स द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, जब भी हम किसी ट्री की ब्रांचेस को शेक करते हैं, द ब्रांचेस कम्स इन द मोशन, जो ब्रांचेस हैं वो किस में जाती हैं? मोशन में। लेकिन जो लीव्स हैं ट्रीज के ऊपर, दे ट्राइज टू बी रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट एंड हेंस दे फॉल डाउन। सो लेट्स सी, इफ वी शेक द ब्रांच ऑफ ए ट्री विगोरियसली देन द ब्रांच ऑफ ट्री कम्स इन मोशन। जब भी हम पेड़ की टहनियों को जोर जोर से हिलाएंगे, देन द ब्रांचेस ऑफ ट्री कम्स इन द मोशन, बट द लीव्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट it tries to remain in the state of the rest and hence detached from the branch and fall down. Whenever we shaken the branches of a tree vigorously, the branches comes in the motion, but due to inertia of rest, the leaves tries to remain in the state of the rest and hence they get detached from the branch and fall down. If we shake the branch of a tree vigorously, then the branch of the tree comes in motion, but the leaves tend to remain at rest or stationary due to their inertia and hence detached from the branch and fall down. Next question है, why do you fall in forward direction when a moving bus brakes to stop or fall backward when it accelerates from the rest? Question है, why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop? जैसे कुछ चलती हुई बस में ब्रेक रखते हैं तो आप हमेशा आगे की ओर गिरते हैं, एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट, और बस अगर खड़ी है और एकदम चलती है तो आप पीछे की ओर गिरते हैं। देखो, व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स सडनली टू ए स्टॉप, व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स, जब भी चलती हुई बस में ब्रेक रखते हैं एकदम, बी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम आगे की ओर गिरते हैं, बिकॉज
तो द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कम्स टू स्टॉप। जब भी गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में हैं, तो हमारी बॉडी का जो नीचे का पोर्शन है बेटा वो किस में जाता है, रेस्ट में। बट द बस स्टॉप बट द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन ऊपर का पोर्शन जो है वो हमेशा किस में रहने की कोशिश करता है, मोशन में। दैट्स वाई वी फॉलो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि देखो जैसे बस मोशन में है, आपकी बॉडी भी मोशन में है, लेकिन आपके जो पैर हैं वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में हैं। जैसे ही बस में ब्रेक लगते हैं बस रेस्ट में आ जाएगी, आपके पैर बस के फ्लोर के कांटेक्ट में थे, आपकी बॉडी का नीचे का जो पोर्शन है वो भी किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। बट द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी ट्राइज टू बी रिमेन इन द स्टेट ऑफ द मोशन, हेंस यू फॉल फॉरवर्ड। नेक्स्ट है व्हेन ए बस एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट। जब भी बस देखो रेस्ट में है, जब भी बस रेस्ट में है, आप बस में बैठे हैं, बस रेस्ट में है, आपकी बॉडी भी रेस्ट में है, आपके जो पैर हैं वो बस के फ्लोर पे हैं, वो भी किसमें है, रेस्ट में है। जब बस सडनली चलना स्टार्ट करती है तो आपकी बॉडी का जो नीचे का पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, वो तो किसमें जाएगा, मोशन में। क्यों, आपके पैर जो थे वो बस के फ्लोर में थे, जो बॉडी का नीचे का पोर्शन था वो तो एकदम जो है वो मोशन में जाएगा, लेकिन ऊपर का पोर्शन जो है बॉडी का वो किसमें रहता है, रेस्ट में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हेंस यू फॉल बैकवर्ड। So when a bus accelerates from the rest, we tend to fall backward because though the lower part of our body start moving with the moving bus, but the upper part of our body tries to remain at rest due to inertia, making us fall backward. Clear हो गया बेटा ये? So the next question. देखो, this is the most important question. If action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart. According to Newton's third law of motion, what is Newton's third law of motion? To every action there is equal and opposite reaction. जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है बेटा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द हॉर्स एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द कार्ट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो हॉर्स है वो फोर्स एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, कार्ट के ऊपर। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। अगर हॉर्स जो है वो कार्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है एंड द कार्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द हॉर्स, तो कार्ट भी जो है वो हॉर्स के ऊपर उतनी ही फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है, इक्वल एंड अपोजिट। सो एट द फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट एंड हेंस द कार्ट वुड नॉट मूव। तो पहली बार ऐसा प्रतीत होता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, वो कैंसिल कर देंगी, और जो कार्ट है वो मूव नहीं करेगा। बट इट शुड बी नोटेड दैट इट इज ओनली द फोर्स ऑन द कार्ट विच डिटरमाइन वेदर द कार्ट विल मूव और नॉट। इट शुड बी नोटेड दैट, यहां से हम नोट करें कि वो इट इज ओनली द फोर्स ऑन द कार्ट, क्योंकि फोर्स जो है वो कार्ट के ऊपर है जो ये डिसाइड करेगी कि कार्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, and that the force exerted by the cart on the horse affect the some horse alone। लेकिन जो कार्ट जो फोर्स लगाता है हॉर्स के ऊपर वो घोड़े को कुछ तो है थोड़ा सा अफेक्ट करेगी। Thus if the horse is able to apply enough force to overcome the frictional force present, the cart will move। लेकिन हॉर्स जो है अगर फोर्स ज्यादा लगाता है तो क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ओवरकम हो जाएगी और कार्ट जो है आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा, घोड़े को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। So to make the cart move, the horse bends forward एंड पुश द ग्राउंड विद इट्स फीट। तो जैसे घोड़ा जो है कार्ट को खींचता है तो ग्राउंड को जो है, जैसे जो जमीन है उसके अपने पैरों से पुश करता है, ग्राउंड को पुश करता है। अब घोड़ा जो है ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड भी उसको क्या देगा, आगे चलने में रिएक्शन देगी। Thus if the horse is able to apply enough force to overcome the frictional force present, the cart will move. So to make the cart move, the horse bends forward and pushes the ground with its feet। घोड़ा आगे चलेगा और ग्राउंड को अपने पैरों से पुश करेगा। when the forward reaction to the backward push of the horse is greater than the opposing frictional force of the wheel, the cart move। लेकिन जैसे घोड़े ने ग्राउंड को पुश किया तो ग्राउंड भी उसको क्या प्रोवाइड करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। when the forward reaction to the backward push of the horse is greater than the opposing frictional force of the wheel, the cart moves। Next time, explain why it is difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amount of water at a high velocity।
एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए हॉज। हॉज होते हैं जो मोटी सी पाइप होती है, जब भी फायर ब्रिगेड आता है आग को बुझाने के लिए और जो मोटी मोटी पाइपों से पानी निकलता है, जो मोटी सी पाइप होती है उसको हॉज बोलते हैं। विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। तो देखिए व्हेन ए फायर हॉज पाइप इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब भी हॉज पाइप से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा स्पीड में पानी निकलता है एट ए हाई वेलोसिटी, देन द फॉरवर्ड गोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर एक्सर्ट ए बैकवर्ड डायरेक्शन। जो भी पानी आगे स्पीड में जाएगा तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन भी एक्सर्ट करेगा। ड्यू टू विच द हॉज पाइप टेंड टू मूव बैकवर्ड, तो जिसकी वजह से जो हॉज पाइप है वो पीछे की तरफ जो है वो बैकवर्ड में स्लिप करेगी एंड स्लिप्स फ्रॉम द हैंड ऑफ द फायरमैन। तो जैसे ही पानी बहुत स्पीड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो न्यूटन थर्ड लॉ के मोशन के अकॉर्डिंग एक बैकवर्ड डायरेक्शन भी एक्सर्ट होगी, जिसकी वजह से जो हॉज पाइप है वो पीछे बैकवर्ड जो है आएगी एंड द स्लिप्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द फायरमैन, और फायरमैन के हाथ से क्या हो जाएगी, स्लिप होगी। दिस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉज पाइप मेक इट्स डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड द हॉज ऑफ पाइप। तो बेटा ये जो बार बार बैक मूवमेंट होगी हॉज पाइप की, इसकी वजह से फायरमैन को इसको होल्ड करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है एंड द फायरमैन हैज टू होल्ड द हॉज पाइप स्ट्रांगली। तो फायरमैन को जो हॉज पाइप होती है बहुत जोर से पकड़नी पड़ती है, क्योंकि बहुत तेज पानी, जब पानी का फ्लो होगा फॉरवर्ड में जाएगा तो वो तो एक्शन है, एक्शन करेगा तो जैसे जो पानी है तो पानी जो है उसको जो इतनी स्पीड में जाएगा तो थोड़ा सा पीछे पुश करेगा पाइप को, ठीक है कि नहीं। गोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर एक्सर्ट ए बैकवर्ड डायरेक्शन, अब पानी इतने फ्लो में जाएगा तो पीछे वो एक बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो एक्सर्ट करता है। ड्यू टू विच द हॉज पाइप टेंड टू गो बैकवर्ड एंड स्लिप फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द फायरमैन। दिस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉज पाइप मेक इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड द हॉज पाइप एंड द फायरमैन हैज टू होल्ड द हॉज पाइप स्ट्रांगली। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गए होंगे। आप अपनी फेयर कॉपी में इनको अच्छे से नोट कर लें। ये न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके हो चुके हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।